साल था 1919। भारत की आज़ादी की लड़ाई ना समझिए दो बड़ी धाराओं में बह रही थी। एक तरफ थी कांग्रेस और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग। लेकिन तभी एक तीसरी और काफ़ी अलग आवाज़ भी उठी। ये आवाज़ थी जमीयत उलमाए हिंद की, एक ऐसा मुस्लिम संगठन जिसने धर्म और देश को देखने का पूरा नज़रिया ही कह सकते हैं बदल कर रख दिया। इनकी कहानी इतिहास का वो पन्ना है जिसे अक्सर हम पलटते नहीं। तो सवाल यही उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, आखिर क्यों इस्लामिक विद्वानों का इतना बड़ा और अहम समूह एक अलग मुस्लिम देश बनाने के विचार का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया? इसी विरोधाभास में, इसी पैराडॉक्स में जमीयत की पूरी कहानी छिपी हुई है। देखिए, जमीयत कोई रातों रात बनी संस्था नहीं थी। इसकी जड़ें एक ऐसे बौद्धिक और ऐतिहासिक माहौल में थीं जो धर्म और राष्ट्रवाद को एक साथ लेके चलना चाहता था। जमीयत की जो विचारधारा थी वो असल में देवबंद आंदोलन से जुड़ी है। हुआ ये कि 1857 के बाद दारुल उलूम देवबंद बना और उसका मकसद था अंग्रेजी असर से पूरी तरह मुक्त धार्मिक शिक्षा देना। लेकिन इनकी सोच सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि राष्ट्रवादी भी थी। ये मानते थे कि भारत हम सभी का एक साझा वतन है। तो जब 1919 में जमीयत बनी तो उसके दो मेन पिलर्स थे। पहला, मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना, और दूसरा, भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेना। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी विचारधारा, जो मुस्लिम लीग से एकदम उलट थी। और यहीं पर हम जमीयत के उस मूल दर्शन, उस कोर फिलॉसफी पर आते हैं जिसने ना सिर्फ उनकी पूरी राजनीति को एक दिशा दी, बल्कि उन्हें इतिहास में एक बहुत ही अनोखी जगह भी दी। जमीयत का मूल विश्वास था संयुक्त राष्ट्रवाद। मतलब उनका मानना था कि कोई भी राष्ट्र धर्म से नहीं बल्कि भूगोल से बनता है, जमीन से बनता है। उनके लिए हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही राष्ट्र का हिस्सा थे। क्यों? क्योंकि वे एक ही वतन में, एक ही धरती पर रहते थे। जमीयत के एक बहुत बड़े नेता थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी। उनका ये एक वाक्य, राष्ट्र भूगोल से बनते हैं धर्म से नहीं, उनकी पूरी विचारधारा को एक लाइन में समझा देता है। ये एकदम साफ बताता है कि वे धर्म और देश को कैसे देखते थे। तो यहां पर टकराव बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ थी मुस्लिम लीग और उनका टू नेशन थ्योरी। उनका सीधा कहना था कि भाई हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। और दूसरी तरफ ठीक इसके उलट जमीयत का एक राष्ट्र सिद्धांत था। ये लोग भारत के बंटवारे के सख्त, मतलब बिल्कुल कट्टर विरोधी थे। लेकिन जमीयत सिर्फ विचारों और सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं रही। चलिए देखते हैं कि उन्होंने एक संयुक्त भारत के अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए असल में क्या-क्या कदम उठाए। जमीयत का काम करने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। उनको धार्मिक गाइडेंस मिलता था देवबंद से, और राजनीतिक पार्टनरशिप वो करते थे कांग्रेस के साथ। जमीन पर उनके हथियार थे भाषण, फतवे और जोरदार प्रदर्शन। ये धर्म और राजनीति का एक बहुत ही शक्तिशाली मिश्रण था। और उनकी सक्रियता सिर्फ बातों तक ही नहीं थी। चाहे वो तुर्की के खलीफा के समर्थन में हुआ खिलाफत आंदोलन हो या गांधी जी का असहयोग आंदोलन और 1940 के दशक में विभाजन के खिलाफ चलाए गए अभियान, जमीयत हर बड़े राष्ट्रीय मंच पर मौजूद थी। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बैलेंस्ड व्यू के लिए जमीयत के इतिहास के उन हिस्सों को देखना भी जरूरी है जिनकी आज भी काफ़ी आलोचना होती है। आलोचक सबसे बड़ा सवाल खिलाफत आंदोलन पर उठाते हैं। उनका तर्क ये है कि तुर्की के खलीफा का मुद्दा तो एक विदेशी धार्मिक मुद्दा था। उसे भारत की राजनीति में लाकर जमीयत ने आज़ादी के आंदोलन की दिशा ही भटका दी। ये भी कहा जाता है कि उनके तरीकों ने धर्म के आधार पर राजनीतिक बंटवारे को और गहरा कर दिया। इसका सबसे दुखद उदाहरण मिलता है 1921 के मोपला विद्रोह में। केरल में हुआ यह विद्रोह, जो खिलाफत आंदोलन से ही जुड़ा था। इसमें जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, और ये आज भी भारत के इतिहास का एक बहुत ही विवादास्पद अध्याय बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि हम जमीयत की विरासत को, उसकी लेगेसी को आखिर कैसे देखें? भारत पर उनके असर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को एक साथ रखकर देखते हैं। तो देखिए, जमीयत की विरासत एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो उन्होंने विभाजन का डटकर विरोध किया, आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई और हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, लेकिन दूसरी तरफ उनके कुछ कदमों ने धार्मिक ध्रुवीकरण को भी हवा दी और खिलाफत आंदोलन जैसी घटनाओं से हिंसा भी भड़की, जिसने मुस्लिम समुदाय को भी अंदर से बांट दिया। आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि जमीयत उस मुस्लिम राष्ट्रवाद का प्रतीक थी जो पाकिस्तान के विचार को पूरी तरह से कंप्लीटली खारिज करता था।
उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि उस वक्त भारत के भविष्य का सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि कई अलग-अलग नक्शे सोचे जा रहे थे। और पता है, ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। सोचिए, एक सदी पहले जो बहस शुरू हुई थी आस्था और राष्ट्रवाद को लेकर, वो आज के भारत की पहचान को कैसे बना रही है। आखिर एक राष्ट्र की परिभाषा क्या है? क्या वो भूगोल से तय होती है, जमीन से, या फिर धर्म से? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना 1919 में था।